हमको पता है। ठीक है, सबसे खतरनाक चैप्टर है अभी तक का, और यदि अभी तक के आप जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उस सब का यूज होगा। सबसे पहले कौन सा टॉपिक यूज होगा? वेक्टर। ठीक, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, और उसके बाद बोलिए, इतना तो पढ़ाए ही सर, इससे आगे कहाँ पढ़ाए? तो मैथमेटिकल फिजिक्स, सारे टॉपिक्स यूज होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, धूमधाम से यूज होंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा अब लेवल में आते हैं। हम लोग कल मतलब फ्राइडे को लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि फोर्स क्या है, पूरा डिटेल में समझे थे फोर्स क्या है। अब उसको और डिटेल में जानेंगे। वो तो एक डिफिनीशन हो गया, उसके बाद उसको याद रखिएगा, फोर्स धकेले या खींचे। फोर्स यदि आपको नहीं डिफाइन करने आ रहा है तो लिखिएगा धकेले या खींचे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स का। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स के कितने टाइप्स हैं? ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं जो हम कल डिस्कस लास्ट क्लास में नहीं किए थे। तो फोर्स को हम लोग कैसे बांट सकते हैं, उसको कैसे हम अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं, फोर्स के पास क्या क्या होता है। ठीक है, फोर्स को हम लोग 3 टर्म में लिख रहे हैं। पहला टर्म जो है, आप जानते हैं फोर्स के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो पढ़ रहे हैं इसको। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड होता है। यूनिट क्या होता है उसका? न्यूटन। ठीक, तो मैग्नीट्यूड सपोज 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, 0 न्यूटन भी हो सकता है, इसको 0 न्यूटन पढ़ेंगे। अब आइए, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है क्या? डायरेक्शन होता है। ठीक, क्योंकि डायरेक्शन की बात हम कब कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। ठीक है, तो उसके पास एक एप्लीकेशन, उसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होता है। इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। अब थर्ड की बात करें हम लोग, थर्ड मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो अब क्या करना है? ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट क्या बताएगा? 2 ही चीज आप लोग पढ़े थे पहले। थर्ड पॉइंट बताएगा जो यहां हमने लिखा है, इसको हटा दे, यहीं लिख देते हैं, ये वहां ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा। तो लिखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, इसको भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं? यदि लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इफ द लाइन ऑफ एक्शन is passing through its center of mass, COM बोलते हैं उसको शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? COM, सेंटर ऑफ मास, COM। तो यानी कि COM से पास कर रहा है, यानी कि लाइन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो COM से पास कर रहा है। देन body can be treated as particle, और यदि if the line of action is not passing through its center of mass, then body will not be taken as a particle,
particle. We will see the concept of rotation. समझ पा रहे हैं कुछ? कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन यानी कि पार्टिकल के पास क्या होगा? रोटेशन होगा. तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन एक चैप्टर का नाम सुने हैं, रोटेशन सुने हैं? आज तक जीवन में कभी लट्टू देखे हैं? लट्टू, TOP, टॉप मीन्स लट्टू, पढ़े हैं? तो वो जो लट्टू घूमता है तो वो रोटेशन में होता है कि ट्रांसलेशन में होता है? कोई कुछ नहीं बोल रहा है. रोटेट करता है. तो रोटेशन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है? कभी लट्टू घुमाए हैं? ऐसे कर घुमाए हैं कि ऐसे फेंक के घुमाए हैं? हाँ. तो टॉप जब घूमता है तो रोटेट भी करता है, थोड़ा ट्रांसलेट भी करता है, ऐसे ऐसे होता हुआ फिर अपने ओरिजिन पे आ जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होता, वो कर्व लाइन होता है, सर्कुलर मोशन टाइप का कह सकते हैं उसको, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे. तो यहां पर क्या हो रहा है कि यदि सेंटर ऑफ मास से पास करेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है. तो लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो हम बॉडी को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. वो ट्रांसलेट करेगा. ठीक है. तो उसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हैं. तो पूरे के पूरे हम लोग लॉज ऑफ मोशन में हम क्या मानेंगे? ये कंडीशन मानेंगे. ठीक है. यानी कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन, हम ये मान के चलेंगे तो बॉडी को हम क्या मान लेंगे? एक पार्टिकल की तरह मान लेंगे. ठीक है. पूरा बॉडी, जैसे मेरा बॉडी है, मेरे पर फोर्स लग रहा है. अभी मेरे पर फोर्स लग रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना. कौन कौन सा फोर्स लग रहा है मेरे पर? और नॉन फोर्स और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? चलेंगे तब ना. मान लीजिए अभी हम खड़े हैं तो ठीक, इतना सा काम चल जाएगा. एक होता है एटमॉस्फेरिक फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. उसकी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ दो चीजें लग रही हैं. एक तो वेट जिसको बैलेंस कर रहा है नॉर्मल. ठीक है. इतना अंडरस्टैंडिंग है तो आप आगे समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा. तो ये दोनों फोर्सेस मेरे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहे हैं कि नहीं? यदि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो मेरा सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जा रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो भी मेरे सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ जा रहा है. यदि ऐसा नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे? इस बॉडी को एक पार्टिकल नहीं मानेंगे, लेकिन अभी मान सकते हैं. तो यदि इसको स्टडी करना है, मेरे बॉडी को स्टडी करना है, तो हम उसको एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं. लेकिन यदि सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करेगा फोर्स, ठीक, तो उस केस में हम इसको एक बॉडी मानेंगे, पार्टिकल नहीं मानेंगे. जैसे मान लीजिए सपोज करें हम इस दीवार पर ऐसे लीन किए हुए हैं, ऐसे तो लीन किए हुए हैं, तो दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार भी मेरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है. वो फोर्स का डायरेक्शन, यदि हम ये एक्स एक्सिस लेते हैं, इसको वाई एक्सिस लेते हैं और इसको जेड एक्सिस लेते हैं, तो किसके पैरेलल होगा वो फोर्स? जब हम इसमें से लीन कर रहे हैं तो उस केस में एक्स, वाई और जेड किस एक्सिस के पैरेलल होगा वो फोर्स, जो कि वॉल मेरे पे लगाएगा? जेड एक्सिस के पैरेलल होगा. क्या वो मेरे सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है? तो रोटेशन मिलेगा. ठीक है. हल्का सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट यही आपको दे रहे हैं. समझ गए? तो कैसा सिस्टम वर्क करता है उसको हम लोग समझेंगे. तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर यह कहा जा रहा है कि यदि हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का या लाइन ऑफ एक्शन का रोल क्या है उसको यहां पर डिफाइन कर रहे हैं हल्का सा. तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि यदि पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास से वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास कर गया, तब तो उसको हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे, वहां पर रोटेशन की बात ही नहीं होगी. लेकिन यदि वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, तो उस केस में कुछ एसेंट्रिसिटी डेवलप होता है. उस केस में कुछ हम लोग लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हम कुछ लेंथ लेते हैं, जिसको हम लोग आगे जा करके आर्म बोलेंगे, वो बात की बात है. तो वहां पर हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर जाएगा? रोटेशन का. उस केस में हम पार्टिकल को बॉडी को एक पार्टिकल नहीं मानेंगे, बॉडी को कंप्लीट बॉडी मानेंगे. समझ गए इस बात को? जैसे आप स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या मानते आ रहे थे? स्ट्रेट लाइन मोशन में एक कार मोशन किया तो कार को पार्टिकल मान रहे थे ना आप. कार का व्हील, कार का बॉडी, कार का रूफ, उसको अलग अलग थोड़ी ना ट्रीट कर रहे थे, कार को एक पार्टिकल मान रहे थे. जैसे एक बाइक, क्वेश्चन में था कि एक बाइक इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड
स्पीड, ठीक है। तो उस बाइक को आपने एक पार्टिकल माना था ना, लेकिन यहां पर यदि ये केस होगा तो उसको हम एक पार्टिकल नहीं मानेंगे, यहां पार्टिकल मानेंगे। समझ गए इस बात को? छापिए मन लगा के। चलिए तेजी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना नीचे क्यों है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने तरह के फोर्सेस आप जानते हैं? आप डे टू डे लाइफ में नहीं भी तो कम से कम तो 3-4 बार जरूर बोल चुके होते हैं फोर्स। जैसे बातचीत में ज्यादा फोर्स मत करो हमको, ठीक है, बोलते हैं ना, हमको नहीं जाने का माना ज्यादा फोर्स मत करो हमको, हम यही बैठना चाहते हैं, ठीक। डे टू डे लाइफ में फोन से बातचीत कर रहे हैं आप, मान लीजिए अपने फैमिली में किसी रिलेटिव से, मम्मी हमको जाना है वहां तो जाना है, तुम फोर्स क्यों कर रही हो, मना क्यों कर रही हो? तो एक डे टू डे लाइफ में आप उसको यूज करते हैं बार बार। बेसिकली फोर्स एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हम लोग उसको नेगेटिव बना देते हैं। फोर्स कैसे एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है? यदि फोर्स ना रहे तो कोई गाड़ी रुकेगी? किसी को स्टेशन पर उतरना है, मान लीजिए पटना जंक्शन पर, वो आ रहा है दानापुर से, बहुत खुश है, इतना सालों के बाद वो अपने घर आ रहा है, मतलब अपने ससुराल आ रहा है, उसका पटना में ससुराल है, बेचारा खुश है वो, लेकिन ट्रेन रुकी ही नहीं, वो दिखता रह गया प्लेटफॉर्म। हाँ प्लेटफॉर्म तो दिखा लेकिन रुका नहीं, क्यों? कि अचानक फोर्स गायब हो गया है इस धरती से, तो उसका ट्रेन रुक ही नहीं रहा है। जो ट्रेन चलाने वाला जो लोको पायलट है वो सोच रहा है ये कहाँ जा रहा है, वो इधर राजनगर टर्मिनल को क्रॉस करता वो निकल गया, एकदम क्यूल होता हुआ सीधे वो हावड़ा जा रहा है, हावड़ा लास्ट स्टेशन है, उसके बाद तो समुद्र है। ठीक है, तो वो लास्ट स्टेशन पे भी अब तो वही उम्मीद कर रहा है कि लास्ट स्टेशन पे रुक जाए। लास्ट स्टेशन पे जहाँ रुकता है वहां पर ना आप देखिएगा 2 बड़े बड़े डंपर लगाए जाते हैं, ऐसे करके होता है, एल साइज का लॉक होता है, यहाँ पर डंपर होता है, ताकि ट्रेन आकर के रुके, उसको प्रेस करे तो एक्सीडेंट ना हो, मतलब कि कंप्रेशन होकर रुक जाए, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। मान ली लेकिन अच्छा स्पीड में रहेगा तो उसको तोड़ देगा, ठीक। तो आप सोचिए कि फोर्स एक पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं? फोर्स नहीं होता तो हम चल नहीं पाते, ठीक। आपके पास कितना अच्छा बहाना होता, सर आज फोर्स नहीं है, आज हम नहीं आ पाएंगे। आप कह सकते हैं ना कि सर आज फोर्स नहीं है, हम अपनी जगह पे मून वॉक कर रहे हैं सर, ठीक है। फोर्स नहीं होता तो आज हम ऊपर नहीं आ पाते, सीढ़ी पे नहीं चल पाते, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो ये शो करता है कि फोर्स हमारे रियल लाइफ में कितना अप्लीकेबल है। उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई साइकिल चल रहा है तो आप पैडल लगा रहे हैं, लेकिन उसके व्हील जो रोटेट कर रहे हैं वो दूसरे जो नहीं रोटेट करने वाले एलिमेंट्स हैं उसको भी फोर्स लगा रहा है वो, तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है बहुत ज़्यादा। फ्रिक्शन डेवलप करने से एलिमेंट जो है, मशीन पार्ट जो है वो घिस जाता है, फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ता है, उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, उसका पार्ट हटा कर नया पार्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो उसको आपको रिपेयर करना पड़ता है। ग्रीसिंग करते हैं हम लोग, ग्रीस यूज़ करते हैं, मोबिल यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग इंजन ऑयल बोलते हैं, या फिर और सब चीज़ें करते हैं जो कि फ्रिक्शन को कम करे, फ्रिक्शन कम हो ताकि मशीन पार्ट ज़्यादा दिन तक चल सके। तो वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता, डिज़ायरेबल नहीं होता, उसको मिनिमाइज करना होता है। बहुत सारी जगह पर फ्रिक्शन काम करता है, बहुत सारी जगह पर उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, वो हमारे मतलब डिज़ायरेबल क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फोर्स नेगेटिव नहीं है, लेकिन हम उसको यूज़ करते हैं कभी कभी नेगेटिव वर्ड के तौर पर। तो हम यदि आपसे बात करें कि टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं, कितने टाइप्स के फोर्सेस आज तक आप लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उसके बारे में सुन चुके हैं, बताइए। कुछ आपके व्यूज जान लें, फिर उसके बाद इसको लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देना है, छाप देना है, बस उससे। चलिए कुछ आप अपनी राय दीजिए, जिस राय को हम इसमें जोड़ेंगे नहीं। चलिए देखिए, आप पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हम लोग आएंगे। अब हम इसको स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में आपको आएगा, इसीलिए मैंने इतना किया था, ठीक है। हम लोग पहली बात करते हैं, सबसे पहला नंबर पे बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स,
इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला जो हम पढ़ेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि इसके लिए कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है। सेकंड बी में आ जाइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप 12th के पहला ही चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से समझिए एक बात को, एक बात जो हम कहना चाहते हैं उसको समझिए, आगे जाकर के 12th वाले नहीं समझ पाते हैं, 12th में बहुत अफसोस होता है। ध्यान से देखिए, हम लोग बातें कर रहे हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स का, उसमें आ गया ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशन तो हम लोग 11th में पढ़ ही लेंगे, ठीक है, आगे जाकर के चैप्टर में पढ़ना है, इसके बाद चौथा पांचवा चैप्टर होगा वो। तो उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th में हम पढ़ेंगे, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन 12th में इसके बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक जो है हमको पढ़ना 12th में है, लेकिन ये टॉपिक कहाँ पर आ रहा है, 11th में ही, 11th में ही इसका बेस बना हुआ है। तो 11th में यदि बेस बना हुआ है तो वो बेस को हम पकड़ लेंगे, तो 12th में हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि 11th जैसे तैसे गुजर गया, मेरा 12th बेस्ट हो जाए, तो किसी का नहीं होता है, उसको फिर से 11th में आना पड़ता है। इसलिए इसको पकड़ के चलिएगा, जो बहुत जरूरी है। ग्रेविटेशन जिसका अच्छे से क्लियर है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक में 90% कॉन्सेप्ट सेम है, समझ गए। जिसका ग्रेविटेशन बढ़िया होगा उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बढ़िया हो जाएगा। अब आइए, तो इसलिए हम अभी आपको पहले बता दिया, सी में आ जाइए, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और डी में आ जाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो बेसिकली इतने टाइप के फोर्सेस हैं जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं, ठीक है। और भी आगे डिटेल है, बहुत है, लेकिन अभी आपको इतने सिलेबस में इतना ही आपको जानना है, ठीक है। तो इतने तरह के हो गए नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पर, जिसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें पहला नंबर पर ए मिलेगा, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो इसको हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि आपको याद रहे अच्छे से। नॉर्मल फोर्स में हम लोग आगे बढ़ जाएं तो इसको हम लोग और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला पार्ट है ए, जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसको एन और आर से दिखाते हैं, एन या आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सेकंड में आ जाइए बी, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, कांटेक्ट फोर्स में ही टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स को हम जनरली टी से डिनोट करते हैं, टेंशन को टी से दिखाते हैं। टेंशन कब आएगा, जब आपके मुताबिक काम नहीं होगा, है कि नहीं। आप चाह रहे हैं कि अभी कलश स्थापन हुआ है, आज हमको घूमने दिया जाए, आज देखना जाए कि कौन कौन सा कहाँ तक काम पहुंचा है, ठीक है, कौन कौन सा पंडाल में कहाँ तक काम पहुंचा है। लेकिन अभी आपको पढ़ने के लिए बुलाया जा रहा है, आगे भी बुलाया जाएगा। तो आगे धीरे 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 जैसे से सप्तमी अष्टमी आएगा, आपका टेंशन बढ़ जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। नवमी के दिन आप किसी के रोके नहीं रुकेंगे, क्या नवमी दिन किसी के रोके रुकेंगे। तो जिन लोगों ने भी, ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, ड्रेस कपड़ा अपना खरीद लेते हैं, एकदम नवमी, ये नवमी के दिन और थोड़ा सा चेंज करके ये 10वीं के दिन पहना जाएगा, ठीक है। आप 10वीं के दिन तो देखने जाएंगे ही कि हाँ रावण फूका कि नहीं है, रावण फुकाया कि नहीं, देखने जाएंगे ना, कहीं रावण की जगह पर कोई और को तो नहीं फूक दिया, ठीक है। तो उस दिन भी आप नहीं रुकेंगे, उस दिन यदि आपको रोका जाए तो आपको टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन फोर्स जब सिचुएशन आपके मुताबिक नहीं होगा तो टेंशन डेवलप करेगा। यहां पर क्या है, यहां पर जिस बॉडी की बात हम करेंगे उस बॉडी का जो मोशन होना चाहिए वो ना हो करके कोई दूसरा बॉडी उसको रोक रहा है, तो वहां पर टेंशन फोर्स डेवलप करेगा। वो भी चाहता है नेगेटिव पॉजिटिव एक्स में जाना, लेकिन कोई उसको रोक रहा है पॉजिटिव एक्स में जाने से, तो उसको टेंशन होगा। जैसे आप जाना चाहते हैं पंडाल की तरफ, हम रोक रहे हैं आपको क्लास की तरफ, तो टेंशन हो रहा है, उसी तरह उस बॉडी पे भी टेंशन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, टेंशन फोर्स, क्योंकि ये कांटेक्ट में होने के कारण लगेगा। जब भी कांटेक्ट होगा
तो भी निकलेगा। कभी आज तक आप जीवन में कभी ऐसा सफलता मिला है आपको कुएं से पानी निकालने का? निकाले हैं? तो वहां भी रस्सी में क्या होता है? टेंशन। जितना ज्यादा पानी होगा टेंशन, रस्सी का टेंशन तो हम लोग कांस्टेंट मानते हैं इसे, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेच होगा और वो उसको मैनेज करेगा उसी में, लेकिन हम इसको एक कांस्टेंट फोर्स मानते हैं। ये वेरिएबल फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स मानते हैं इसको। ठीक है, अब आइए सी में। सी, आप लोगों के पास किसी के पास ऐसा टिप टॉप करने वाला पेन है ना? है ना? तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है? स्प्रिंग फोर्स, FSP बोलते हैं इसको। ठीक है, सारे क्या हैं? वेक्टर्स हैं, और बहुत आदरणीय वेक्टर है ये ऐसा ऐसा काम करेगा जो आप सोचेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के बारे में कहा जाता है सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, मतलब ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के अनुसार। समझे? ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव के बारे में आप जानते होंगे जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, उसी तरह सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ये भी कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स को वेरिएबल फोर्स बोलेंगे। वेरिएबल फोर्स काहे बोलेंगे, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब आइए अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? डी में आ जाइए। डी, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, इसको FS से डिनोट करते हैं। और ये कैसा है? ये भी बोलिए, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। ठीक है, ये भी सेल्फ एडजस्टेबल है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जब इन लोगों को पढ़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज हो सकता है। समझ गए? और थोड़ा खतरनाक रोल प्ले करता है, खास करके ये जिधर आप सोचेंगे आपको तय हो गया कि इधर लगेगा, उसके अपोजिट लगा दीजिए। समझ गए? जब एक लेवल आपका बढ़िया हो जाएगा तो जिधर आप सोचेंगे उधर ही लगेगा, लेकिन शुरुआत में जिधर आप सोचेंगे कि इधर लगना चाहिए उसके अपोजिट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए सी में आइए, थर्ड नंबर, वीक फोर्स। वीक फोर्स में कौन आएगा? वंडरवॉल फोर्स। उसके बाद और क्या आएगा? टेंशन, सॉरी, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन के बारे में कुछ जानते हैं? अरे बोलो, सरफेस टेंशन फोर्स जानते हैं? डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल नेट जियो के बारे में कुछ सुना है आप लोगों ने? कभी देखा है? उसमें क्या दिखाता है? उसके अलावा जीव जंतुओं के बारे में बताता है। बोलते बोलते अचानक शांत हो जाएगा, वो बोलेगा ये एक गिलहरी है, ये अक्सर पेड़ पे चढ़ती है, ऐसा करके बहुत सारा कहानी सुनाएगा वो आपको। कभी देखे हैं? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के अलावा कहीं मौका मिला हो कभी देखने का, उसको जरूर देखिए, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वो ये बताता है कि एक कछुए का जीवन कितने साल का होता है, एक कछुआ कितने साल तक जीता है, 150 से 200 साल तक। समझ गए? और उसका जर्नी बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा। वो अपने 150 से 200 साल के बीच में वो नहीं भी तो कम से कम 10,000 15,000 किलोमीटर चल चुका होता है। 15,000 किलोमीटर मतलब इंडिया का 5-10 बार चक्कर लगा चुका होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन फोर्स, इसीलिए तो कछुए से जीत जाता है वो, खरगोश से जीत जाता है वो। आइए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसमें हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स का।
और भी आपको मिलता जाएगा, बस उतना से आपको उतना डिटेल उसमें नहीं जाना, जैसे से मिलेगा हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना तरह का फोर्सेज हमें पढ़ना है, मात्र इतना तरह का फोर्सेज हम लोग पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मन लगा के लिखिए, आगे बढ़ते हैं। स्पेस बना करके, कॉपी को तिरछा करके स्पेस बनाकर, उस जबरदस्ती नहीं उसी में रखना है, एकदम बड़ा सा पेज रखिए प्री बॉडी डायग्राम। देखिए यहां पर ध्यान से, देखिए ये एक केस ले रहे हैं ए, इसमें क्या है, एक बॉल है, ध्यान से सब लोग देखिए, अभी बाद में आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, एक बॉल है जो कि इस डायरेक्शन में वो स्लाइड कर रहा है, तो इसका स्पीड है v, और इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस पोजीशन से, पोजीशन मान लीजिए P से Q के लिए जा रहा है ये। ठीक है, P से Q के लिए जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। आप देख के ही लग रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगा ना। तो यदि इसका v इंक्रीज करेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इसी के डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यहां पर हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं आपको। यदि किसी पार्टिकल का बॉडी का वेलोसिटी जिस एक्सिस के लॉन्ग या जिस लाइन के लॉन्ग या जिस सरफेस के लॉन्ग उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि उधर बॉडी का एक्सेलरेशन है, क्योंकि वेलोसिटी तभी इंक्रीज करेगा जब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज नहीं। अब एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उस डायरेक्शन में, चूंकि अब हम लोग आ गए हैं फोर्स पर, तो अब हम कह सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसी डायरेक्शन में हम F का नाम ले सकते हैं। अब कौन सा फोर्स होगा, किस टाइप का फोर्स होगा, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये तय है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा। ऐसा होता नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं इस तरह से हैं। सही मायने में होता क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ, और उसी डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज किया, होता ये है। लेकिन काइनेमेटिक्स चूंकि हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद डायनामिक्स पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि पहले वेलोसिटी बढ़ा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उधर होगा और क्योंकि फोर्स उधर होगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब कि सिग्निफिकेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो रोल प्ले करता है, वो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा ना, कोई बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यहीं से इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े होंगे, पढ़े थे 9th क्लास में, सब पढ़ के आए, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ के आया। ठीक, तो इनर्शिया क्या कहता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। यदि कोई आदमी, कोई बच्चा है, मान लीजिए आप ही की उम्र का है कोई, यदि वो सो रहा है तो सोते रहना चाहता है। यदि अलार्म बज भी रहा है तो भी वो बंद करके, आजकल तो ऐसा अलार्म आ गया कि हर 4-5 मिनट पे फिर से रिंग करता है, तो वो स्नूजिंग वाला सब कुछ को बंद करके सो जाएगा वो। ठीक, समझ रहे हैं। कोई बच्चा यदि खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसको क्रिकेट खेलने में मन लगता है, वो खेलते जा रहा है जब तक कि अंधेरा न हो जाए। तो जो सिस्टम जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, यही इनर्शिया है। कब तक मेंटेन रखेगा, जब तक वो बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कैसा नेट अमाउंट का न लगेगा, तब तक उसके स्टेट में चेंजेस नहीं आएगी। बेसिकली यही इनर्शिया है। इसको आप याद रखने का तरीका क्या है बहुत सिंपलेस्ट तरीका है, आप याद तरीका, आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी में रहना चाहते हैं, आप अपने स्टेट में चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, और यही इनर्शिया के व्यू को चेंज करता है। ठीक है, और आगे जाकर के आप ये भी देखेंगे कि हर बॉडी अपना कंफर्ट जोन मेंटेन रखना चाहता है। जैसे आप कोई भी जानवर की बात करें, मान लीजिए कछुआ है, तो कछुआ है अपनी जगह पर रुका हुआ है, आप उसको टच नहीं कीजिए, आप उसको मत डिस्टर्ब कीजिए, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप उसको डिस्टर्ब कीजिएगा तो पहले अपना पैर सब कुछ अंदर कर लेगा वो। ठीक है, तो वो अपने स्टेट में मेंटेन रह रहा है, लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस कारण से वो फिर रिएक्ट कर रहा है। उसी तरह हर बॉडी, हर सिस्टम में ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी बॉडी का इंक्रीज कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है उधर, और एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि फोर्स इधर है। आप इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हल्का सा डिस्कस कर दे रहे हैं। F = ma,
तो यदि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा। ठीक है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चूंकि आप 9 क्लास में खासकर इसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। अब वेलोसिटी इंक्रीज करके वो बॉडी यहां पे आएगा, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी एट Q विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट पॉइंट P। होगा ना, यानी कि बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था लगातार। तो ये एक केस हुआ। एक केस दूसरा हम ये लेते हैं, इसको देखें ध्यान से। एक केस दूसरा ये है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि यहां पर एक बॉडी है, इस पॉइंट का नाम हम C दे देते हैं। ये बॉडी अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको इनिशियल वेलोसिटी v दिया हुआ है, तो उस v वेलोसिटी से बॉडी ऊपर जा रहा है C से D के लिए। ठीक है, बॉडी को इनिशियली कितना वेलोसिटी दिया गया v, तो v एट C। ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये कुछ है, अच्छा खासा अमाउंट है, मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड है सपोज करें। तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते की टर्म में इसका स्पीड घटेगा। देख के ही लग रहा है कि स्पीड घटेगा, तो घटेगा स्पीड, इसका मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसका स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। और हम कह सकते हैं कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, कह सकते हैं ऐसा। तो यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है C से D जाने में। आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट C इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट D, कह सकते हैं ऐसा। यहां पर स्पीड डिक्रीजिंग सिचुएशन है, यहां स्पीड इंक्रीजिंग सिचुएशन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहां पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और फोर्स है। यहां पर स्पीड डिक्रीज कर रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में स्पीड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या फोर्स है। अब एक जनरल हम C कंडीशन लेते हैं, जनरल कंडीशन। यहां पर क्या है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये सिचुएशंस आगे भी रिपीट होगा, आप ध्यान रखिएगा। एक बॉल है, यदि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है V, और ये मान लीजिए ये पॉइंट मान लीजिए N पॉइंट है, तो VN, तो वेलोसिटी ऑफ N यहां पर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जब इस डायरेक्शन में यदि वो जा रहा है तो कोई भी फोर्स इस पर नहीं लग रहा है। यदि फोर्सेस लग भी रहे हैं तो वो फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल मान के चलिए कि ये बॉल पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉल अपनी स्पीड को मेंटेन रखेगा। ये कौन सा C केस हो गया, ये B केस हो गया, और ये A केस हो गया। तो A में क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। A में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। B में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और C में वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और फोर्स भी क्या है, जीरो। स्ट्रेट पाथ पर है वो, कोई भी उसको धकेल नहीं रहा है एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वो अपने स्पीड को मेंटेन रखेगा। यही 3 बेसिक कंडीशंस आपको पूरे के पूरे मैकेनिक्स में पढ़ना है। ठीक है, या तो बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, या बॉडी का वेलोसिटी घटेगा, या बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो मोशन में आ सकेगा, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट पर आ सकेगा। जैसे उसका स्पीड घट रहा है, घटते 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 मान लीजिए इस पोजीशन पे आके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तो जीरो होने के बाद फिर वो रिटर्न बैक जाएगा, लेकिन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, जो कि पहले नहीं था। तो वेलोसिटी डिक्रीज होकर के जीरो हो गया। कहीं किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो था, वो इंक्रीज होकर के सिग्निफिकेंट हो गया। कहीं किसी बॉडी का वेलोसिटी जो भी था वही मेंटेन हो गया। समझ पाए? तो ये 3 बेसिक कंडीशंस रहेंगे, और हर बॉडी अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहेगा। ये भी मोशन करना चाहता है, लगातार मोशन करना चाहता है, लेकिन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स है, क्या उसका वैल्यू है, वो सब चीज हम लोग देखेंगे। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। आज वो क्यों नहीं आएंगे? बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे इसको स्टेप वाइज, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम।
फ्री बॉडी डायग्राम की बस खासियत इतनी है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FBD। ठीक है, FBD बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि 12th के साथ भी 12th के बाद भी। ठीक है, हम लोग इंजीनियरिंग में भी इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिपल स्टार दे रहे हैं, अभी तक हम किसी को भी ट्रिपल स्टार नहीं दिए। ठीक है, आज जो जो क्लास कर रहे हैं वो भाग्यशाली हैं, जो जो क्लास आज नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा भाग्यशाली है। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, बात कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें इसको समझने के लिए स्टेप्स डिफाइन करेंगे और हर बार ये बात करेंगे। आगे जितने भी अब आगे जाकर जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको हर क्वेश्चन में ये काम करना पड़ेगा। ऐसा कहना गलत है, करना चाहिए। ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन FBD, फुल फ्री बॉडी डायग्राम। पहला क्या करेंगे, द बॉडी और ऑब्जेक्ट। बॉडी और ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम लोग सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हम, किस बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब किसको स्टडी करना है हमको। बॉडी या ऑब्जेक्ट जो स्टडी होगा उसको हम एक नाम देंगे, सिस्टम। मतलब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट कोई भी हो जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसका क्या नाम देंगे, सिस्टम। ठीक है, तो यहां लिखे हैं द बॉडी और ऑब्जेक्ट विच वी स्टडी, जिसको हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। कोई ऐसा बॉडी या ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, विच वी स्टडी, वी नेम्ड इट एज सिस्टम। हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, बोलिए, सिस्टम उसको कह रहे हैं। मतलब जिस बॉडी को या ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम सिस्टम नाम दे रहे हैं, उस बॉडी को हम सिस्टम नाम दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, द बॉडी विच इज बीइंग एग्जामिन्ड क्या कहलाएगा, सिस्टम। जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम एग्जामिन करेंगे, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सिस्टम नेम देंगे। ठीक है, सेकंड में आ जाइए, रेस्ट ऑल बॉडी और सराउंडिंग, बॉडी और ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी उसके अलावा होगा, सिस्टम, एक बॉडी को हमने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि उस बॉडी को हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये पानी का बॉटल है, इस बॉटल को हमें स्टडी करना है कि इस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मोशन क्या है, इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, ये इसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सारे जो भी चीज़ें स्टडी की जा रही हैं वो इसकी स्टडी की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या माना है, इस बॉडी, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या माना है, सिस्टम माना है। तो सिस्टम मान लिया। अब इसके अराउंड जो कुछ भी है सब कुछ क्या बन गया, सराउंडिंग। जैसे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सराउंडिंग है। पेन इसके लिए सराउंडिंग है। ठीक, मतलब इसके अलावा जो कुछ भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या सिचुएशंस हैं, वो सारे सिचुएशंस क्या हैं, सराउंडिंग है। जैसे एयर हो गया, ये लाइट हो गया, ये फैन हो गया, जो कुछ भी है, ऑल रेस्ट थिंग्स आर सराउंडिंग्स। जो भी है वो
सराउंडिंग है। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ा कि हमें वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ा जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, और उसका नाम हमने क्या रखा? सिस्टम। तो ये कभी मत भूलिएगा, जब आपसे कहा जाए कि इसमें सिस्टम कौन सा है, तो आप तुरंत बताइए कि हाँ, हम जिसको स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कौन सा है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग सारी कहानियां होंगी। तो पहले नंबर पे हम क्या रख रहे हैं? सिस्टम। किसको हम सिस्टम मान रहे हैं? अभी आपको थोड़ा आसान लग रहा हो, लेकिन जब हम उसको क्वेश्चंस में करेंगे तो आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हम ये चीजें स्टेप बता रहे हैं, बुक में आपको ये स्टेप्स नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो बॉडी और ऑब्जेक्ट विच वी स्टडी, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सिस्टम। यानी बॉडी विच इज बीइंग एग्जामिन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। ये क्लियर हो गया? उसके अलावा जो कुछ भी हुआ, रेस्ट ऑल बॉडी और ऑब्जेक्ट्स सब क्या कहलाएंगे? सराउंडिंग्स कहलाएंगे। इसको इन्वर्टेड कॉमा से इसलिए हम ब्लॉक कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यदि आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बनेगा। नहीं समझिएगा फिर से इस पे आना पड़ेगा। तो पहला स्टेप में क्या लिख रहे हैं? पहला स्टेप कौन सा है? सिस्टम। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या होगा? जिसको हम लोग सराउंडिंग किसको कह रहे हैं, ठीक? अब स्टेप थर्ड में आ जाइए। थर्ड, we try to find the different forces acting on the system, not by the system, या फिर इसको अलग लिखेंगे, ठीक है? ऑन द सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप में क्या किए? हम लोग हम लिखेंगे, ट्राई टू फाइंड, पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस सिस्टम पे लग रहे हैं। सिस्टम पहले डिफाइंड हो गया, सराउंडिंग डिफाइंड हो गया, तो अब सिस्टम पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें डिफाइन करना है। ऑन द सिस्टम, ठीक है? नॉट बाय द सिस्टम, यही लिख देते हैं, अलग से क्यों दें फिर? नॉट बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम पर लगने वाला फोर्स। सिस्टम लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है? और उसके बाद चौथा नंबर पे हम लिख सकते हैं वी विल ट्रीट सिस्टम एज अ पार्टिकल। हम क्या मानेंगे? सिस्टम को एज अ पार्टिकल मानेंगे, ठीक है? ये चार अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप थर्ड हो गया ये। और ये स्टेप 4 हो गया। चार बेसिक स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते जाएंगे। नोट करके हम लास्ट में लिखेंगे कि वी विल नॉट सी द forces applied by the system। हम क्या मानेंगे? हम क्या नोट करके लिख रहे हैं कि वी विल नॉट सी द फोर्सेज अप्लाइड बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्सेज के बारे में हमको कुछ नहीं सोचना, हमको देखना ही नहीं है उसको, हम उसको इग्नोर करके चलेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचेंगे नहीं, तो हम एफवीडी ड्रॉ कर सकेंगे, ठीक है? चार स्टेप्स में पहला हो गया, सबसे पहले कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम सिस्टम कहेंगे, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, पहले क्लियर कर लेंगे किसको स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम हो गया। दूसरा, उसके अलावा जो कुछ भी हुआ वो सब क्या हो गया? सराउंडिंग। तीसरा, वो सिस्टम, वो जो तीसरा स्टेप में क्या लिखेंगे? हाँ, तो सिस्टम पे लगने वाले जो भी फोर्सेस होंगे, तो सिस्टम पे कौन फोर्स लगाएगा?
सिस्टम पे सराउंडिंग फोर्स लगाएगा। दो ही ना है, जैसे बॉटल है, जैसे मैंने आपको बताया ये बॉटल हमारा सिस्टम है, तो ये बॉटल हमारा जब सिस्टम हो गया तो ये सिस्टम पे लगने वाले जो भी हैं, जो भी चीजें हैं, वो चीजें सराउंडिंग इस पे लगाएगा, क्योंकि दो ही चीजें बची। जब इसको हमने सिस्टम मान लिया तो जितने भी सब कुछ है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग। तो यदि इस पर लगने वाला फोर्सेस देखेंगे तो सराउंडिंग इस पे लगाएगा। ये जो फोर्स लगा रहा है उसको हम देखेंगे ही नहीं, तो ये सराउंडिंग पे जो फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमको सिर्फ किस बात से मतलब है, सराउंडिंग जिस पे लगा रहा है। तो यदि एक और पॉइंट लिख देते हैं 5 नंबर, ये स्टेप नहीं है, ये पॉइंट लिख देते हैं। द इमेजनरी ज्योमेट्री या इमेजनरी लाइंस which separate the system from the surrounding is called boundary of the system। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। रुक जाइए 2 मिनट, लिखिएगा नहीं अभी, रुकिए। कभी आप लोग अपने जीवन काल में कभी ऐसा सुनहरा पल मिला है आपके जीवन में जब आपको आलू बॉईल करने को मिला हो? आप लोगों ने आलू बॉईल किया है? कितनी बार किया है? बहुत बार, काउंट नहीं किए। कभी कुकर में बॉईल किया है? अच्छा नहीं, कभी कभी लोग ऐसे वाला ओपन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, हालांकि कुकर भी ओपन सिस्टम है, उसमें बॉईल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुकर में आपने पानी डाला, आलू डाला उसमें, और उसको आपने गैस पे रख दिया, वो कुछ देर के बाद गर्म होकर बॉईल होने लगा। ठीक है, आप ढक्कन खोले कुकर का, तो आलू को निकाले, तो आपने आलू को निकालकर प्लेट में रखा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि उसमें से स्टीम ऐसे करके निकल रहा है, आलू में से स्टीम ऐसे करके गर्म है एकदम, पूरी तरह से स्टीम निकल रहा है। ठीक है, तो आलू जो है वो आपका सिस्टम है, आलू का छिलका जो है वो सराउंडिंग है। मतलब आलू का छिलका सराउंडिंग नहीं है, आलू सिस्टम हो गया, आलू का जो छिलका है वो बाउंड्री हो गया सिस्टम का। और आलू के छिलके और आलू दोनों आप देख लिए, तो आलू आपका सिस्टम है, उसका छिलका बाउंड्री है, और जो हीट, जो स्टीम बाहर निकल रहा है वो सराउंडिंग है। समझ पा रहे हैं? तो आलू को आप सिस्टम मानेंगे तो उसका छिलका चूंकि एकदम पतला सा लेयर है, तो उसको हम बाउंड्री मान लेते हैं। और जब उसमें से स्टीम निकल के बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे कि जो हीट है वो सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, सिस्टम से, कह सकते हैं ना। किसको क्रॉस करके जा रहा है? सिस्टम के बाउंड्री को क्रॉस करके। और यदि जब स्टार्टिंग में जब आलू बॉयल हो रहा था तो हीट जो है वो सराउंडिंग से उसके बाउंड्री को क्रॉस करके सिस्टम में जा रहा था, लेकिन जब हम उसको बॉयल करके बाहर निकाले तो अब क्या हो रहा है कि आलू जो हमारा सिस्टम है उससे हीट निकलकर कहां जा रहा है? सराउंडिंग को। और किसको क्रॉस करके जा रहा है? बाउंड्री को। इसका मतलब है कि एनर्जी का इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग से होने के लिए उसके बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा। समझ पाए? तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम कैसा होता है, सराउंडिंग कैसा होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आपको काम देगा, और थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग थर्मो मैकेनिक्स बोलते हैं, उसमें भी काम देगा। तो वहां पर भी आप, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो किसका एग्जांपल है? थर्मोडायनेमिक्स का। उसमें हीट की बात हो रही है। यहां पर हीट की जगह पर कौन सा हो जाएगा? फोर्स। ठीक है, तो जब हीट सिस्टम से सराउंडिंग के लिए जाएगा तो हमको वो नहीं देखना, हमको सिर्फ क्या देखना है कि जो यदि कोई एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ रही है, हमको वो देखना है। क्यों? देखिए, वी ट्राई टू फाइंड द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम। ठीक है, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला जो इमेजिनरी लाइन होगा वो क्या कहलाएगा? बाउंड्री, जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा। आप समझ लीजिएगा कि यही हमारा सिस्टम है। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, एक स्टेप से इसको समझाते हैं अच्छे से।
उसी उसी कॉस्ट पे आपको डेजर्ट मिलने वाला था। आपके ऐसे भी 2000 रुपये लग गए, मतलब 1500 रुपये लग गया, और उसी पैसा में डेजर्ट भी था। देखिए, एक ग्राउंड सरफेस है, ज्यादा देर नहीं, तुरंत हो जाएगा। ग्राउंड सरफेस, अब ग्राउंड सरफेस पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हम लोग एक ब्लॉक बोल रहे हैं, ये ब्लॉक। अब यहां पर हम लोग एक और टर्म की बात करेंगे हमेशा, वो मास m है। वो ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है। तो जैसे मान लीजिए कि सपोज करें ये ब्लॉक ही, तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, तो ग्राउंड सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है। उसी तरह वो ब्लॉक भी ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है, इसका सिलेंड्रिकल शेप है, उसका क्यूबिकल शेप आप मान सकते हैं। तो ये ब्लॉक रखा हुआ है, अब इसका एफबीडी बनाना है हमको। एफबीडी बनाना है तो सबसे पहले इसको हम ये क्या मान लिए, ये सिस्टम मान लिए, ठीक है। तो सिस्टम मान लिए तो बाकी जो कुछ भी हो गया वो सब सराउंडिंग हो गया, सब कुछ, उसके अलावा जो कुछ भी वो सराउंडिंग हो गया। और इसको हम क्या मानेंगे, ये सिस्टम का बाउंड्री हो गया, यही उसका जो सरफेस है, यही सिस्टम बाउंड्री है, सिस्टम्स बाउंड्री, ठीक है। तो सिस्टम बाउंड्री, तो रेस्ट जो कुछ भी है वो सब क्या है, सराउंडिंग से, ठीक। तो हमने सिस्टम बना लिया, सराउंडिंग बना लिया, दोनों स्टेप हो गया। सिस्टम सबसे पहले क्लियर कर लिया, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। सराउंडिंग दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप कहता है कि वो फोर्सेस पता कीजिए। यदि आपने सिस्टम डिफाइन कर लिया है, सिस्टम को आपने डिफाइन कर लिया है, तो अब उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखिए। तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखना है, सिस्टम लगाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सिस्टम पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, सेंटर ऑफ मास ये है इसका, तो ये हो गया mg, इसी को हम लोग वेट बोलेंगे, वेट, और इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम जानते हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो इसके लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं। और क्या लगेगा, नॉर्मल, जो ग्राउंड सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, ये n नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हम इसे जानते हैं, साइन कन्वेंशन पता है, y x डैश और y डैश। आपको पता है नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, y में लग रहा है कि नेगेटिव y में लग रहा है, y में। ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव y में। यहां पर जो भी फोर्सेस हैं वो y एक्सिस के लॉन्ग है, x एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्सेस नहीं। समझ गए, क्या वो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वो y एक्सिस में है, सिर्फ x में है नहीं, ठीक है। सिस्टम को हम क्या मान लेंगे, फोर्थ नंबर पढ़िए, सिस्टम को क्या मानेंगे, पार्टिकल। तो सिस्टम को एक पार्टिकल मान लिए, यहां पे दिखा दिए ये, अब उसको एक पार्टिकल मान लिया, अब उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखा देते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल हो गया। अब यही इसका एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, मास कितना m मास का ब्लॉक का एफबीडी हो गया। ये समझ गए, ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा और करना आना चाहिए, तब आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कोई क्वेश्चन यदि आप बना रहे हैं तो उसका 60 to 70% ये काम है, ये काम कर लीजिएगा तो वो क्वेश्चन आपका 60% कंप्लीट हो गया। बाकी 40% उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखकर सॉल्व कर दीजिए। ये जितना आसान है उतना आसान है नहीं, इसी को करने में आपका रीड का हड्डी सीधा हो जाएगा। इसीलिए इसको जैसे बाय स्टेप बताए हैं वैसे वैसे लिखिए और करिए। कल इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल तो आप लोग क्लास नहीं आ पाएंगे, अरे बाप रे।